गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर 8 स्टडी करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है ये, और ये बोर्ड एग्जाम में आपका 3 से 4 मार्क्स का आता है आपका पेपर में ये। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वर्ड है इसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब हमें उसको वेव की फॉर्म में स्टडी करना है तो वो क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक न्यू टर्म आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि कैपेसिटर में आपको पता है बीच में एयर होती है, एयर में से हम ये मानते हैं कि करंट फ्लो नहीं करता है आपका। तो फिर आपका सर्किट कंप्लीट कैसे होगा अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर दूंगा तो उसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट स्टडी करेंगे। उसके बाद में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक आपका टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये बड़ा ही सिंपल है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी आपको ईएम वेव को स्टडी करने के लिए, वो हमें यहाँ पर दोबारा से स्टडी करनी है। फिर आपके पास ईएम वेव की हमें क्या क्या स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है हमें। स्पेक्ट्रम, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम क्या होगा। स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है कि कंप्लीट वेव को हम एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम बन जाता है। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे कि कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मान लो एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की आपकी प्लेट है। अब यहाँ पर मैंने बैटरी अप्लाई कर रखी है, ये आपकी की है। जैसे ही मैं की को प्रेस करूँगा यहाँ से आपका करंट यहाँ पे फ्लो होगा और यहाँ से भी फ्लो होगा। अगर यहाँ पर आप एमीटर लगाएंगे तो आपको करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर तो फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में आपका करंट कैसे बनेगा। ये आपका डिसकंटिन्यूस नेचर हो जाता है कहाँ पर, P1 और P2 प्लेट के बीच में। क्योंकि आपने पढ़ रखा है जो एम्पीयर सर्किट लॉ है वो क्या है, B.TL = μ0I। अब क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं है, कोई करंट नहीं है फ्री स्पेस में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका बाकी पूरी वायर में तो आपका कंडक्शन करंट है जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई करंट नहीं है, फ्री स्पेस है, तो आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, कोई करंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूस नेचर शो करता है। इसको मैक्सवेल ने कैसे मॉडिफाई किया, उसने क्या कहा कि इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी टर्म में। यानी कि उसने क्या किया, इस करंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई आपका एक कंडक्शन करंट हो गया और दूसरा ID आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट कौन सा है, जो वायर में है, और डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा है, जो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या है, आपका जो स्पेस है उसका कांस्टेंट विद रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। φE यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और dφE/dt उसका चेंज है। फ्लक्स आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है जब आपने कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो ये आपका मॉडिफाइड इक्वेशंस है। नेक्स्ट जो आपकी कंसिस्टेंसी है, अब ये रहेगी कैसे, यानी कि एक टाइम पर आपका एक ही करंट होगा, या तो आपका IC होगा या फिर ID होगा। दोनों करंट सेम टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे, देखो जरा, ये आपका मॉडिफाइड इक्वेशन है जो मैक्सवेल ने आपको दिया है, दैट इज B.dl = μ0IC + ID। ये आपका मॉडिफाइड है। अब अगर मैं ये P1 प्लेट के लेफ्ट में बात करूं, लेफ्ट ऑफ द P1 प्लेट, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, तो ID यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल क्या बचेगा, IC। तो यहाँ पर ID को मैं 0 पुट कर दूंगा, क्या बचेगा, μ0 × IC। सेकंड क्या है, अगर मैं इस प्लेट के राइट साइड बात करूं, यहाँ पर ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में आपका कंडक्शन करंट नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। तो उस केस में IC 0 करेंगे तो क्या बचेगा, μ0 × ID। यानी कि या तो आपका कंडक्शन करंट होगा अगर आप वायर में स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप फ्री स्पेस में कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। अब
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, वरना आपका सिस्टम ही थोड़ा सा वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि हम कैसे IC और ID को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम होता है। सेम वेरीफाई करने के लिए बड़ा सिंपल सा स्टेप है, हमें पता है कि ID जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विद मीडियम कांस्टेंट परमेबिलिटी आपकी जो है। अब क्या है, हमें पता है यहाँ पर जो फ्लक्स है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है पैरेलल प्लेट के लिए वो होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा है ये आपकी होता है आपका सरफेस एरिया डेंसिटी, मतलब आप एरिया डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो एरिया डेंसिटी अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा को क्या लिख दिया, Q/A। बाकी टर्म मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखी है। अब A से A कैंसिल हो गया तो आपका फाई क्या रह गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या करूँगा, जो फाई की वैल्यू आई हो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ID एज इट इज इक्वेशन में लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, d∅/dt। अब फाई की जगह मैंने क्या किया, Q/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट की है। अब क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है मीडियम का तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, dQ/dt। ये कैंसिल आउट, सिंपल क्या बचा, dQ/dt। हमने पढ़ रखा है जो करंट की डेफिनेशन होती है, जो आपका कंडक्शन करंट होता है उसकी डेफिनेशन होती है dQ/dt। तो ये IC के इक्वल होगा, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट और आपका कंडक्शन करंट दोनों सेम है। तो यहाँ आप आसानी से किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं इस सर्किट में। अब मैक्सवेल की चार इक्वेशन जिसकी हम बात कर रहे थे वो कौन सी हैं, पहला है गोस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपका जो गोस थ्योरम होता है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एरिया E.ds। ये जो आपका इस तरह से जो मैंने दिखाई है आपका क्लोज लूप के लिए है, टोटल चार्ज इनसाइड द लूप डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरी जो मैक्सवेल की इक्वेशन वो आपका मैग्नेटिज्म में है। मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अगर हम क्लोज लूप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड B.ds 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक जगह से स्टार्ट होकर वहीं पे ही एंड होते हैं। जैसे कि एक मैग्नेट है उसमें नॉर्थ से स्टार्ट हुआ तो उसी में आके साउथ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लोज लूप बनाती हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगला आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपने पढ़ा है कि जब हम EMI के थ्रू EMF इंड्यूस करते हैं तो जो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या होता है, -d∅/dt। ये फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। माइनस साइन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपका जो नेचर है इंड्यूस्ड EMF का वो अपोजिट होगा जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उससे। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.dl इज इक्वल टू -d∅/dt ऑफ B.ds। यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें पता चलता है, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और यही हमारा बेसिक है EM वेव में। क्योंकि EM वेव होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोड्यूस कर पाते हैं, उसी को हम EM वेव बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ। ये हमने अभी अभी स्टार्ट किया है कि हम जो करंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, IC और ID में। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है EM वेव की। बड़ी ही सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि पहला है इसका जो नेचर होगा ट्रांसवर्स होगा। ये ट्रांसवर्स का मीनिंग भी आपको पता है। ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या है कि पार्टिकल्स जो आपके हैं उनका जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, या मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जिधर आपकी वेव जा रही है, जो प्रोपेगेशन ऑफ आपकी वेव है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल आपके ओसिलेट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर आपकी जो EM वेव है Z डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका Y एक्सिस में होगा। यानी कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दो तो कंपोनेंट और एक आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तीनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर।
अगला क्या है, इसको ट्रांसफर होने के लिए किसको, ईएम वेव को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट मीडियम भी ये फ्लो कर सकता है। अगर हम इसकी स्पेस में बात करें, वैक्यूम में बात करें, तो जो इसकी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम में हमें मीडियम के पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन ए पर्टिकुलर मीडियम। किसी भी टाइम पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो होती है टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन फ्री स्पेस एंड इट इज गिवन बाय द कांस्टेंट c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ईएम वेव जो आपकी प्रोड्यूस होती है वो आपकी होगी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल से आपकी ये प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्या है, जो एनर्जी है इसमें वो इक्वली डिवाइड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बराबर एनर्जी होती है, आपकी बराबर डिवाइड होती है। अगर मैं एवरेज एनर्जी की बात करूं तो दोनों में बराबर डिवाइड होगी। अगर आपको ईएम वेव की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये आप 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं साउंड वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है, जब आपकी ईएम वेव जो होती है, जब भी किसी सरफेस पे ये आपकी स्ट्राइक करती है तो मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट करेगी, और उस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड। जो रेट ऑफ ट्रांसफर है, अगर हमें ईएम वेव का रेट ऑफ ट्रांसफर फाइंड आउट करना है तो वो हम फाइंड आउट करते हैं एक पैरामीटर से, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, दिस इज 1/ε0 into E क्रॉस B, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपका ईएम वेव का नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि इस तरह की जो वेव फॉर्मेट हैं ये आप पहले भी +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, जब आपने ईएम वेव पढ़ा था, जब आपने सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ी है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपकी वेव मान लो जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये पैरामीटर आपको बताएगा कि आपकी ईएम वेव की डायरेक्शन क्या है। अब ईएम वेव में आपके दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये आपकी डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज होंगी जो आपने +1 क्लास में पढ़ी है। Ex यानी कि किसी भी टाइम पर x एक्सिस में, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज साइन 2π/λz - ct। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, x एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, y एक्सिस में है। ये डायरेक्शन के लिए भी हमने शो कर रखी I और J। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x एक्सिस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका y एक्सिस में होगा, और वेव आपकी किधर जा रही है, z एक्सिस में। इसका मीनिंग क्या है कि तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और यही आपको किसको शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। अब इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, कभी पूछा भी नहीं जाता, फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि जब हम इसको प्रोड्यूस करना बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर हम दो पैरेलल प्लेट लेंगे और इनको हमने कंडक्टर से, कंडक्टिंग वायर से, दो स्फीयर हैं यहाँ पर, उनसे हमें अटैच कर रखा है। जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट देंगे, यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे हम इनपुट अप्लाई करेंगे, इनमें जैसे ही आपकी वोल्टेज या करंट जाएगा तो ये यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे, और जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हम प्रोड्यूस करेंगे उनसे हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसीज की, क्योंकि जो आपकी ईएम वेव होती है उसकी काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके एप्लीकेशन भी स्टडी करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ये हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब आपका एलसी ऑसिलेशंस होते हैं, सर्किट में आपका इंडक्टर है और कैपेसिटर है, उनके ऑसिलेशंस जब आप स्टडी करते हैं तो उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज F = 1/2π√LC। यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है ई वेव की तो आप कंपोनेंट चेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अब ये एक आपकी टेबल है जो आपको बुक में भी मिलेगी, इसमें कुछ भी आपका समझने का नहीं है, आपको थोड़ा सा ये रटना पड़ेगा कि किस तरह से आपने स्पेक्ट्रम डिवाइड किया है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो स्पेक्ट्रम है इसका मीनिंग क्या है कि आपने किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से उनको अरेंज कर रखा है। अब यहाँ पर आप देखो तो मैंने क्या किया है, स्पेक्ट्रम को अरेंज करने के लिए ये इसके नेम हैं, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इस टाइप की वेव को, और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इसमें 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वैसे तो एक साथ नहीं आते, 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में, तो वो इस टेबल से ही बनने के मैक्सिमम चांस होते हैं। यानी कि वो आपको फ्रीक्वेंसी देंगे, उनके नाम पूछ सकते हैं, या नाम देंगे उनकी फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, या फिर आप उनका नाम दे के आप उनकी एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, ये एप्लीकेशन दे के ये पूछ सकते हैं कि कौन सी वेव है। तो ये टेबल आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी ताकि आप इसको याद कर सकें। इतना मुश्किल भी नहीं है इसको याद करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो यहाँ पर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इनको अरेंज कर रखा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सिंपल सी बात है, वेवलेंथ इसका अपोजिट होता है, तो वेवलेंथ मैंने क्या कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये इनका प्रोडक्शन मेथड और ये इनकी एप्लीकेशन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁴ से लेके 10⁸, ये सारी फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्स में है और इसकी वेवलेंथ आपकी ये होगी। इनको हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, और इनका यूज हम कम्युनिकेशन में ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की आपकी ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये आपकी वेवलेंथ लेंगे। ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैलिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, जो से हम माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। इनके यूजेस भी बड़े सिंपल हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी शायद पढ़े हों। जैसे रडार में यूज़ कर सकते हैं, आपका माइक्रोवेव ओवन जो होता है घर में यूज़ करते हैं, वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंफ्रारेड। ये इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, ये इसकी वेवलेंथ ले। ये आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं किसी भी बॉडी में, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, और ये आपका एटमॉस्फेयर हीट प्रोड्यूस करने के काम आती है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज है, जिससे हम देख पाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी रेंज, वो वेवलेंथ रेंज है। ये होता किस वजह से, इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन और वैलेंस बैंड में आपके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक बैंड से ऊपर दूसरे बैंड में। आपने ऐसे पढ़ा होगा एटम का स्ट्रक्चर, सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर से नीचे आता है किसी भी ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। अगर बाई चांस वो एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में है तो आपको दिखाई देगी। ह्यूमन आई में इसका एप्लीकेशन है। फिर अल्ट्रावायलेट, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये इसकी वेवलेंथ रेंज है। ये किस वजह से होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके जंप करेंगे इसी में ही, जब इनर सेल से। इसको हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करने में यूज़ करते हैं। फिर आपका एक्सरे, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये वेवलेंथ रेंज है। इसको हम एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम मेडिकल में काफ़ी सारे यूजेज हैं, आप बड़ी आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, आपको पता भी है। ये लास्ट आपके पास गामा रेज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये आपकी वेवलेंथ रेंज है। ये जो प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होती है, इनको हम आपके न्यूक्लियर रिएक्शन में ही इनका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिविटी में। तो ये टेबल है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका पैटर्न भी याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको वेरीफाई कराना चाह रहा हूँ कि कैसे आपकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे आपस में चेंज होती रहती है। हमें पता है ये टोटल एनर्जी है, आपकी एवरेज एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है। अब हमने पढ़ा है कि एट एनी टाइम जो रेशियो होता है E/B का, वो C होता है स्पीड ऑफ लाइट के। तो यहाँ से मुझे B निकालना हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके B कैलकुलेट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस B की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। इसके बाद मुझे जो C है स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका जो मीडियम के पैरामीटर है उस पर डिपेंड होती है। ये फॉर्मूला आपने इस चैप्टर में कई बार देखा है। तो मैंने क्या किया, C² कर दिया, जिससे अंडर रूट हट गया, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। उसके बाद आपका μ0 से μ0 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल, ये तो एज इट इज आ गया। ये आपका ½ ε0 E², तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगा। आप अगर चाहो तो इसको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पुट कर देंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन में, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो एनर्जी हैं वो आपकी ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो ये आपका चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल है, छोटा चैप्टर है, लेकिन 3 से 4 नंबर का श्योर आता है। इसमें कोई बड़ी डेरिवेशन भी नहीं है। आराम से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।